तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम अपने संविधान के दो बड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद डिस्कस करेंगे जो कि हमारे राष्ट्रपति जी से संबंधित है। अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54। बेसिकली कल वाली क्लास में हमने अपने संविधान के भाग 5 को शुरू किया था। भाग 5 जो कि संघ सरकार के बारे में बताता है। इसके बारे में संघ सरकार के बारे में यानी भाग 5 में किसकी बात कही गई है, तो संघ सरकार के काम काज से जुड़े प्रावधानों की बात करता है। कौन? भाग 5 हमारे संविधान का। देखिए, कल वाली क्लास में मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूंगा आपको कि भाग 5 हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग है जो किसके बारे में बताता है? संघ सरकार के काम काज से जुड़े प्रावधानों के बारे में। अच्छा, संघ सरकार में यानी भाग 5 में हमें बेसिकली 3 अंगों के बारे में पढ़ना होता है जो कि संघ सरकार के 3 अंग हैं। संघ सरकार के 3 अंगों के बारे में पढ़ना होता है। पहला कार्यपालिका यानी संघ की कार्यपालिका। अब संघ को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं। ठीक है। दूसरा, संघ की विधायिका की बात करते हैं। किसकी बात? संघ की विधायिका की बात करते हैं। और तीसरा, संघ की न्यायपालिका की बात करते हैं। ठीक है। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि कार्यपालिका में हमें किन किन व्यक्तियों के बारे में पढ़ना होता है। देखो, कार्यपालिका में हम सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? अपने प्रेसिडेंट के बारे में। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यानी उपराष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद पीएम आएंगे हमारे, मंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद आएगी, म्युनिसिपैलिटी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इसी में हम पढ़ते हैं किसको? महान्यायवादी को। महान्यायवादी को इसी में पढ़ते हैं। तो ये कल वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था अच्छे से, है ना। विधायिका में हम अपनी संसद को जानेंगे। किसको? संसद को, जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा को डिस्कस करेंगे। किसको? लोकसभा और राज्यसभा को। और न्यायपालिका में जैसा कि आप जानते हैं, न्यायपालिका से आप समझ रहे होंगे कि इसमें हम अपने सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट यानी अपने उच्चतम न्यायालय जो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली यानी हमारा उच्चतम न्यायालय। कल वाली क्लास में देखो हमने क्या शुरू किया था। कल वाली क्लास में हमने भाग 5 के बारे में बहुत ही अच्छे से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया था, जिसमें हमने अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 डिस्कस कर लिया था। ठीक है। आज हम शुरू करेंगे अनुच्छेद 53। आज की क्लास में हम जानेंगे अपने संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 53 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 54। ठीक है। अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54 में किस चीज के बारे में बताया गया है, किस चीज के बारे में प्रावधान करता है, ये हम जानेंगे। अनुच्छेद 53 कहता है कि देखो, कल वाली क्लास में हमने अनुच्छेद 52 शुरू किया था, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कही गई थी अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 का क्लॉज 1 कहता है कि जो कार्यपालिका है ना, हमारी कार्यपालिका की सभी शक्तियां यानी संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां, संघ की जो कार्यपालिका है हमारी, संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां, या आप ऐसे कह सकते हैं संघ की सभी कार्यपालिकी शक्तियां, सभी शक्तियां किसमें निहित होंगी? शक्तियां किसमें निहित होंगी? तो आपका आंसर होगा कि अनुच्छेद 53 कहता है कि सब संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी कार्यपालिकी शक्तियां किसमें निहित होंगी? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति में निहित है। ये बात कहता है 53 का क्लॉज 1। और साथ ही साथ इसमें ये बात भी कही गई है कि जो कार्यपालिका की सभी शक्तियां है ना, इनका उपयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सलाह से करता है। इनका उपयोग, किनका उपयोग? इन शक्तियों का उपयोग। इन शक्तियों का उपयोग आप ऐसे लिख सकते हैं, इन शक्तियों का प्रयोग
राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं कर सकते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार ही इन शक्तियों का पालन, इन शक्तियों का प्रयोग करना होगा। नहीं तो अगर राष्ट्रपति असंवैधानिक तरीके से कोई कार्य करता है तो राष्ट्रपति पर बहुत भारी संकट आ सकता है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सलाह से या अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारियों की सलाह से करता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक नोट पॉइंट बता देता हूं। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये बात 53 का क्लॉज एक कहता है कि जो राष्ट्रपति होता है ना, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष सदैव राष्ट्रपति होता है। संघ की अगर आपसे इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष अगर संघ की कार्यपालिका के अध्यक्ष की बात की जाए तो सदैव राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? सदैव राष्ट्रपति। सदैव हमारे प्रेसिडेंट ही संघ की कार्यपालिका के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली तौर पर देखी जाए ना तो संघ की जो कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सभी शक्तियां पीएम, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली सभी शक्तियां जो होती हैं, सभी शक्तियां किसके पास होती हैं? पीएम और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। इस बात को नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, ये बात है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 का क्लॉज कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका उपयोग या इस्तेमाल राष्ट्रपति संविधान के अनुसार या तो स्वयं कर सकता है या अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी की सलाह से करता है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष सदैव राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सभी शक्तियां पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम जानेंगे अनुच्छेद 54। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखिए अनुच्छेद 54 की हम बात करें, अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। ठीक है, और अनुच्छेद 55 बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 54 की बात करें, आर्टिकल 54 यानी 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। ये किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होगा? एक निर्वाचक मंडल होगा। देखो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में बताता है। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो आपका आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का ये प्रावधान कहां से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान कहां से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। देखो इलेक्शन या जो निर्वाचन हम हिंदी में बोले, इलेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जिसमें देश की जनता सीधे भाग लेती है, सीधे पार्टिसिपेट करती है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिसमें देश की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जनता भाग नहीं लेती। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम जाकर, हम देश के आम नागरिक हैं, हम जाकर, हम जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती। हम ये नहीं कहेंगे कि सर इसे राष्ट्रपति बनाया जाए या उसे राष्ट्रपति बनाया जाए।
इसमें हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक है, वही इसमें भाग लेते हैं, वही उसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होगा, एक निर्वाचक मंडल होगा। तो निर्वाचक मंडल की बात करता है कौन, अनुच्छेद 54 के राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल होगा। अच्छा, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं, तभी आपको पता लगेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, सबसे पहले हमें इन बातों को पता ही, इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें शामिल कौन कौन होते हैं। शामिल प्रश्नवाचक का मतलब कौन कौन होते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो हमारी संसद है ना, संसद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमारी संसद में तीन अंग होते हैं हमारी संसद के, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे, और वो कौन से सदस्य, निर्वाचित, संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद आप कह सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, उन्हें हटा दिया गया है, ठीक है। और दूसरा, जो हमारे राज्यों की विधानसभाएं है ना, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के आप कह सकते हैं निर्वाचित सदस्य। और हमारे तीन ऐसी यूटी हैं, तीन हमारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। वो तीन यूटी कौन सी हैं, हमारे तीन यूटी हैं, तीन केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश आप ऐसे समझ सकते हैं, तीन केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, पहला हमारा दिल्ली हुआ, दूसरा हमारा पुदुचेरी, यहां पर हिंदी में लिख देता हूं पुदुचेरी को, पुदुचेरी, और तीसरी हमारी यूटी है जम्मू एंड कश्मीर। इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अब आप ये कहेंगे कि हमारे 28 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है, तो फिर तीन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा को ही क्यों शामिल किया है, क्योंकि अब तक वर्तमान में सिर्फ हमारे तीन ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, इसमें ये शामिल है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा या आना चाहिए कि इसमें सिर्फ इनके निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है, तो कौन कौन से सदस्यों को शामिल नहीं किया गया। अब आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं। पहला, तो इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल नहीं किया गया, राज्यों की विधानसभाओं के तो निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है, लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं हमारे जिनकी विधान परिषद है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश ही है, हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, यानी हमारे राज्य के विधानमंडल में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन हमारे यूपी के, अगर हम यूपी की बात की जाए, तो हमारी यूपी के जो विधानसभा है ना, विधानसभा आप ऐसे समझिए कि हमारी यूपी की जो विधानसभा है, इसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाएंगे, लेकिन जो हमारी यूपी की विधान परिषद है ना, विधान परिषद, इसके न तो निर्वाचित और ना ही मनोनीत एक भी सदस्य शामिल नहीं किया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जितने भी राज्य हैं, यानी हमारे भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेकिन जो विधान परिषद है ना, उनके ना तो निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में और ना ही मनोनीत सदस्य। आई होप आप समझ गए होंगे। और आप इसे भी समझ सकते हैं कि जो अन्य हमारे मतलब यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके भी सदस्य शामिल नहीं किए जाते इन तीनों को छोड़कर।
3 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 54। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपका फोकस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हम छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक अनुच्छेद को डिस्कस करते जाएंगे और एक डिटेल वे में समझते जाएंगे, है ना। आप किसी भी बन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पॉलिटी को समझना चाहते हैं, अपने संविधान को समझना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से समझना चाहिए क्योंकि प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान के बारे में पता ही होना चाहिए क्योंकि हमारा संविधान ही है जिसकी बदौलत आज हम ऐसे हैं, ऐसे रह रहे हैं इतने बढ़िया तरह से, इतने अच्छे तरह से, इतनी फ्रीडम है हमें हर चीज़ की, वो हमारे संविधान के अनुसार ही है। तो आप इतना कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, 56, 57 तीन अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।